हेलो नमस्कार डियर फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू रॉक क्लासेस। मेरा नाम है रूपेंद्र शेखावत एंड आई एम बैक विद अ पैक्ड एपिसोड लाइंड अप विद सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ हेडलाइंस, आर्टिकल्स एंड करंट अफेयर्स। डियर फ्रेंड्स, ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है। जो लोग नए जुड़ते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो फोकस होता है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ ग्रोथ पे भी होता है। तो इसी के लिए जैसे कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके साथ में एक कोट शेयर करता हूँ। और आज का जो कोट है कि आवर डिज़ायर गवर्न व्हाट वी वांट एंड आवर मोटिव्स टेल अस व्हाई वी वांट इट। फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी में आपका कुछ एक एम होता है, आप एक चीज़ हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, चाहे प्रोफेशनली हो चाहे आप रिलेशन वाइज कोई भी चीज़ ले लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी कोई चीज़ होती है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी कोई डिज़ायर है, आपको कुछ चाहिए, तो आपकी जो डिज़ायर है, मान लीजिए आपको एक चीज़, यानी कि मैं एक बेसिक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर कोई जॉब चाहिए, तो वो आपकी डिज़ायर है, यानी कि आपको वो चाहिए। लेकिन उस चीज़ के पीछे आपका जो मोटिव होता है ना, वो आपको बताता है कि आपको वो चीज़ क्यों चाहिए। जैसा कि ये एक जो थॉट है, ये बताता है कि आवर डिज़ायर गवर्न व्हाट वी वांट। हमारी जो डिज़ायर होती है वो हमें बताती है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन हमारा जो मोटिव होता है वो हमें बताता है कि हमें वो चीज़ क्यों चाहिए। सिंपल भाषा में लेमन्स लैंग्वेज समझाऊँ डियर फ्रेंड, तो इसका मोस्टली ये मतलब यही है कि जब तक आपको जो बनना है या आपको जो कोई काम करना है उसके पीछे एक आपके पास स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं होगा, तब तक आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है ना ये कि कैसे ये इंसान रॉकेट पे बैठा तो है, बट जब तक ये इस चीज़ को इग्नाइट नहीं करेगा, यानी कि उसको पता तो है कहाँ जाना है, बट उसके पीछे जो मेहनत लगने वाली है या जो मेहनत करने वाला है वो मेहनत पुट इन नहीं कर रहा है, तो उसके कारण एक पर्टिकुलर प्लेस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ज़रूरी है कि आपका जो मोटिव है वो आपकी डिज़ायर से ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। यानी कि आपको कोई चीज़ करनी है तो वो क्यों करनी है, उसका एक वाई आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपने गोल की ओर एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। तो डिफरेंस ये था आज का कोट। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा बार बार कि ये जो मोटिव होता है ना आपकी ज़िंदगी में, कुछ भी बनना है, आपका डिज़ायर है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको वो चीज़ क्यों चाहिए वो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। जब आपका वाई क्लियर होगा तभी आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से लेके पर्टिकुलर पॉइंट बी तक पहुंच पाएंगे। तो आपका मोटिव एक बहुत ज़रूरी है, आपको इंटरनल जो मोटिवेशन आता है वो बहुत ज़रूरी है। तब तक एक्सटर्नल मोटिवेशन आप ले सकते हैं, बिल्कुल हर जगह से आपको अवेलेबल है, बट एक इंटरनल जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है कि मैं क्यों चाहिए वो चीज़, इसलिए चाहिए, आई हैव दैट मोटिव, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके प्रकार का जब आपका एक बिहेवियर होगा किसी भी गोल के प्रति, तो मुझे लगता है कि आप उस गोल तक जो है जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे। तो डिफरेंस ये था आज का कोट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स एंड नेम द मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। डिफरेंस ये आज का सवाल है, कहीं ना कहीं जो बर्निंग टॉपिक्स है या करंट अफेयर्स है इससे रिलेटेड है ये सवाल। तो आपको बताना है कि मालदीव्स का जो कैपिटल है वो क्या है, और जो मालदीव्स और इंडिया के बीच में एक लैटिट्यूड जो है, हम कहते हैं मैरीटाइम बाउंड्री, उस बाउंड्री का नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको आंसर पता है तो वेल एंड गुड, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर इसका आंसर आपको नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। आपको जो डिफरेंट लाइन्स हैं या इक्वेटर पे जो डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में पता चलेगा, प्लस आपको ये जो मैंने आपसे सवाल पूछा है इसके बारे में भी एक अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सवाल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द आर्टिकल्स। आज है 11th of October 2023 एंड आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर वो है वुमेन वांट चेंज, सोसाइटी नीड्स चेंज। डियर फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस हमारी जो डिस्कशंस हुई थी उनमें हमने देखा कि कैसे जो एक वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो एक गेम चेंजर प्लान था, या गेम चेंजर एक स्ट्रोक था फ्रॉम द गवर्नमेंट की जो वुमेन इक्वालिटी है उसको एक बूस्ट दिया जाए। तो उसी को लेकर डिस्कस किया गया है कि कैसे इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी बताई गई है, कि इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड एम्फसाइज दैट इट इज़ एन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। डियर फ्रेंड्स, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, या फिर मैं कहूँ फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स जो हिस्ट्री चली आ रही है, वो इस तरह की है कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी हमारी जो है वो एक डोमिनेंस दिखाती हुई नज़र आती है। लेकिन अब ज़रूरत है कि हम एक यूनिवर्सल राइट जो होता है ना किसी भी चीज़ का, यानी कि यूनिवर्सल राइट जो है ह्यूमन राइट, एक वुमेन को, यानी कि उनको भी एक ह्यूमन, एक जो इक्वालिटी जो है एक तरीके से एक ह्यूमन राइट है। इट पॉइंट्स आउट दैट जेंडर डिस्पैरिटीज दैट स्टिल एग्जिस्ट इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो जैसा कि पता है आपको कि मैंने आपके साथ कल भी एक
जो डिस्कशन था उसमें मैंने शेयर किया था कि कैसे एक वुमेन का जो एक तमका है, मतलब कि एक सोसाइटी में एक अंदर वुमेन का जो रोल है वो कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल में बहुत कम हमको दिखाई नज़र आता है। तो ज़रूरत है हमको कि हम थोड़ा और जेंडर इक्वलिटी लाएँ और वुमेन का जो एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। रिजर्वेशन एज अफर्मेशन एक्शन, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि अभी हाल ही के अंदर एक वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था लोकसभा के अंदर, जो कि दोनों हाउस के अंदर पास कर दिया गया। नाउ द वुमेन ऑफ इंडिया will have 33% of reservation in elections or I mean in parliament। तो इसी को लेकर बताया गया कि ये एक अफर्मेशन है, यानी सरकार के द्वारा एक इस चीज़ को एक कहते हैं ना कि एक अफर्म किया गया है या एक्नॉलेज कर लिया गया है इस बिल के द्वारा। यानी कि जैसे ही सरकार ने बिल को पास किया है वैसे ही ये एक तरीके से अफर्मेशन बन जाता है सरकार की तरफ से कि सरकार ने इस चीज़ को लेकर यानी वुमेन रिजर्वेशन को लेकर एक अच्छा खासा ठोस कदम उठाया है। नाउ डियर फ्रेंड्स, अगले पॉइंट की बात करें तो इनकम्पिटेंसी मिसकंसेप्शन। जैसा कि हमको पता है कि देखिए डिफरेंस में, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन भी है कि एक वुमेन जो होती है वो मैन से कहीं लेस नहीं होती है। अगर मान लीजिए ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 अगर हम बात करें पहले की या हिस्टोरिकली भी बात करें, तो अगर मैन एट 5 है तो वुमेन आर ऑलरेडी एट 7 और 8। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उन्हें इक्वल क्यों बना है, वाई दे वांट टू बी एट लोअर लेवल। वो वुमेन जो है वो ऑलरेडी ही अप लेवल पे है, यानी कि अगर मैन की बात करूँ, मैन अगर 5 पे है फ्रॉम 1 to 10 तो वुमेन आर ऑलरेडी ऑन 7th, यानी कि अगर 10 हाईएस्ट है और 1 लोवेस्ट है तो अगर मैन 5 पे है तो वुमेन आर ऑलरेडी ऑन 7, तो उन्हें इक्वलिटी आने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरीके का समझ लीजिए कि मेरा एक सजेशन है या फिर मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। बट जैसा कि इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि कैसे द आर्टिकल dismisses the notion that reservation leads to incompetence. It asserts that women are not inferior to men and are perceived incompetencies and can be remedied with opportunities for skill development। लेकिन दोस्तों आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि कैसे जो वुमेन्स हैं वो इनकम्पिटेंट नहीं है, यानी कि जो वुमेन है वो भी इक्वली कम्पिटेंट है इक्वल टू मैन। बट ज़रूरत है जो है वो इस चीज़ की कि एक सही स्किल डेवलपमेंट या एक स्किल प्रोग्राम जो है वुमेन्स के लिए वो चलाया जाए, ताकि वुमेन की जो एक हम कहते हैं ना लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या फिर लैक ऑफ चांसेस जो मिलते हैं वो कहीं ना कम है। तो उन चांसेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, रैदर देन कि हम एक ये सोचें कि इनकम्पिटेंसी नहीं है दोस्त, बिल्कुल भी। बट ज़रूरत है तो कुछ ऐसे स्किल सेट की, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ की वुमेन्स को प्रोवाइड कराने की, जिससे वो एक इक्वल जो ग्राउंड होता है ना, एक इक्वल ग्राउंड पर कम्पीट कर सकें। उसकी ज़रूरत है, ना कि हम ये कह सकें कि वुमेन आर जो है वो एक इनकम्पिटेंट है। जेंडर इक्वलिटी की बात करें दोस्तों, द ऑथर कॉल्स फॉर अ लेवल प्लेइंग फील्ड वेयर जेंडर आर इररिलेवेंट फैक्टर शुड नॉट इन्फ्लुएंस अपॉर्चुनिटीज और आउटकम्स। वही मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया कि कैसे कि वुमेन को जो है एक लेवल, एक बराबर इक्वल लेवल का प्ले फील्ड चाहिए, ताकि जहाँ पे जेंडर जो है कोई फैक्टर नहीं है, एक इररिलेवेंट फैक्टर है, जहाँ पे कि जो जेंडर होता है वो एक इररिलेवेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, ना कि एक जेंडर इक्वालिटी का। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं आपको लेमन्स लैंग्वेज समझाता हूँ कि अभी हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो वुमेन है वो इक्वल तो है ही, यानी कि इक्वल से जस्ट ऊपर है, लेकिन अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें एक इक्वल प्ले ग्राउंड लाने की ज़रूरत है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ है वो वहाँ पे एक बराबर अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है, जहाँ पे जो जेंडर है वो एक फैक्टर नहीं बन पाएगा वुमेन्स के लिए। तो वही बात बता रहा हूँ दोस्तों आपको कि बार बार कि वुमेन्स के लिए कोई जेंडर इनइक्वालिटी कोई वो नहीं है, बट ज़रूरत है तो उनको एक पुश देने की, एक उन्हें एक इक्वल ग्राउंड देने की जहाँ पे वो इक्वली कम्पीट कर सकें मैन के साथ में। परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स एंड वर्क फॉर डियर फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ वुमेन्स इनरोलमेंट है वो कहीं ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। The present statistics showing that women perform well in academics, graduate in larger numbers than men, and enter the workforce in substantial numbers. However, it points out that the representation of women in leadership position remains low. हम देखते हैं कि कैसे जो नंबर ऑफ वुमेन्स पास आउट होती है फ्रॉम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन, बट स्टिल जो एक कमी हमें नज़र आती है वुमेन की जो रोल की, वो एक लीडरशिप रोल के अंदर कमी नज़र आती है। तो जब तक एक वुमेन किसी लीडरशिप रोल में नहीं आएगी तब तक एक जो हम बात करते हैं ना कि वुमेन के वेलफेयर के लिए जितना एक वुमेन एक अपना तरफ से कंट्रीब्यूशन दे सकती है, उतना एक शायद ही कोई मैन एज ए डिप्लोमेट या एज ए लीडर
नॉट स्पेसिफिक डिप्लोमेट, बट एक लीडर के तौर पे एक इतना ज़्यादा कोई खासा असर नहीं डाल पाएगा जब तक एक वुमेन एज अ लीडरशिप रोल में हमको नज़र नहीं आती है। वुमेन रिजर्वेशन बिल बेशक बात की गई है कि कैसे 2023 का जो रिजर्वेशन बिल है वो हाईलाइट करता है ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट। बिल्कुल, ये बार बार ये जो चीज़ है कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है इसको एक बार बार ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट बताया जा रहा है कि कैसे ये चीज़ जो है एक डेफिनेटली जब वुमेन जो है पावर में आएगी, यानी कि जब रिजर्वेशन बढ़ेगा एंड नंबर ऑफ वुमेन्स जो एज अ पार्लियामेंट मेंबर्स बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली जो वुमेन्स के प्रति जो और थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, या फिर मैं कहूँगा कि एक पॉलिसी जो है वुमेन लीड वो थोड़ा और बढ़ती हुई हमको नज़र आएगी इन फ्यूचर। ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करें दोस्तों, तो एम्बिशंस है कि ग्लोबल ट्रेंड ऑफ रिड्यूसिंग द एज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इट विद द लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर्स एट अ यंग एज। बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि आजकल के जो हम देखते हैं ना कि जो नेता है आजकल के, यानी कि जो पॉलिटिशियंस हैं, वो एक कम एज के हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मिस्टर अनुराग ठाकुर, तो वो काफ़ी कम एज पे एक एक पॉलिटिशियन है एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री की जगह अगर हम इससे कंपेयर करें, जब हम पहले के टाइम पे सिर्फ एक जो अपर लेवल के जो एज होती थी यानी 40-45 प्लस के ऊपर जो लोग होते थे वही नेता बनते, लेकिन अब आजकल ऐसा नहीं है। द यूथ इज़ बिकमिंग नाउ मोर अवेयर ऑफ पॉलिटिकल इशूज़ एंड दे आर शोइंग देयर इंटरेस्ट। तो जब उनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है तो धीरे धीरे जो एक एज है पॉलिटिशियन बनने की वो कम होती जा रही है, लेकिन इसके अंदर वुमेन का जो रोल है वो कम होता हुआ नज़र आता है। एंड ज़रूरत है कि थोड़ा और वुमेन को पॉलिटिकली एक्टिव किया जाए एंड टेक पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। चैलेंजेस फॉर एम्बिशियस वुमेन बात की गई है कि कैसे हमारे पास वुमेन जो है एज ए लीडर तो मौजूद हैं, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस सोसाइटल बेसिस पे अगर बात करें तो एक डिस्पैरिटी हमको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल दिया गया है हिलरी क्लिंटन का यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जब वो खड़ी हुई थी अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, तो उस समय पे एक हम बात कहते हैं ना कि एक पैट्रियट सोसाइटी के कारण जो डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाया गया था। क्योंकि ऐसा नहीं कि हिलरी क्लिंटन कोई इनकम्पिटेंट है या फिर उनके अंदर कोई खामियां हैं, बिल्कुल नहीं। अगर हम रिकॉर्ड चेक करें इनका हिलरी क्लिंटन का, तो वो कहीं ज़्यादा एक अच्छी नेता हैं, एक अच्छी ज़्यादा और सुलझी हुई नेता हैं और ज़्यादा पढ़ी लिखी नेता हैं। बट स्टिल हमने जो अमेरिकन लोग थे उन्होंने प्रेफर किया एक ऐसे इंसान को बनाना ताकि वो मेल था, एक इसी चीज़ का एडवांटेज मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, इसी कारण वो नेता चुने गए थे उस टाइम पे। बल्कि हिलरी क्लिंटन को जो आर्टिकल के अंदर बताया गया कि कैसे हिलरी क्लिंटन को चूज़ करना चाहिए था, बट इंस्टेड द पीपल ऑफ अमेरिका चूजन डोनाल्ड ट्रंप। तो यही डिस्कस किया गया दोस्तों कि कैसे कि एम्बिशियस वुमेन इन लीडरशिप रोल्स एंड रेफर टू एग्जांपल, जैसे एम्बिशंस तो है लेकिन जैसे हिलरी क्लिंटन है वो काफ़ी समय से एक्टिव है पॉलिटिकली, बट स्टिल एक जो चांस होता है, एक जो सोसाइटी के द्वारा उनको चांस दिया जाना चाहिए था, वो नहीं दिया गया था थ्रू अमेरिकन पीपल। हिस्टोरिकल एविडेंस की बात करते हुए आर्टिकल में राइटर ने बताया कि कैसे दे ऑफन अटेन देयर पोजीशन ड्यू टू कन्वीनियंस और पॉलिटिकल एजेंडास, नॉट जस्ट देयर ओन मेरिट। बेग पार्डन। डिफरेंट एग्जाम्पल देते हुए बताया गया कि कैसे जो एक लीडरशिप रोल होता है पॉलिटिकली बात करें तो जो एक ऐसा तमगा जो है एक ऐसा वर्ग इस समाज का जिसमें जो किसी की फैमिली से अगर वेल इस्टेब्लिश्ड है या वेल पॉलिटिकली जो कहते हैं ना कि पॉलिटिकली एक्टिव है, तो उन ही घरों की जो लीडीज़ होती है उनको ही मौका मिलता है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, उनका एग्जाम्पल देते हुए बताया गया कि कैसे उनके पिता जो थे वो एक नेता थे और वो अच्छी खासी उस समय के जो हम बात करते हैं ना कि अच्छे खासे यूनिवर्सिटीज से पढ़े हैं, उस समय के अच्छे खासे पॉलिटिकली अवेयर थे। तो ऐसी जो कुछ वुमेन्स होती हैं उनको ही मौका मिलता है। या फिर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो कई स्टेट्स की जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं, जैसे मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ राजस्थान से, वहाँ पे एक हमारे राजसमंद जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के सांसद हैं श्रीमती दिया कुमारी, तो वो एक जो जयपुर का राजघराना है उससे बिलोंग करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो एक ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनसे यही पता चलता है कि जो ऐसे कुछ इलाइट जो सोसाइटी के जो लोग होते हैं या फिर इलाइट जो लोग होते हैं जो बिलोंग करते हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से, यानी कि पर्टिकुलर किसी हाईफाई जो होते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग हैं या फिर एक अपर क्लास के जो लोग हैं उनसे बिलोंग करते हैं, तो उनको ही मौका मिलता है एज अ रोल अदा करने का इन पॉलिटिशियंस। बट अब ज़रूरत है हमें कुछ ऐसे
एजेंडास कुछ ऐसे सेट करने की जहाँ पे जो कॉमन पीपल है या कॉमन लोगों में से जो वुमेन्स होती हैं वो भी एक अपना किरदार प्ले या फिर एक जो रोल है वो प्ले कर सके इन पॉलिटिक्स। डिफरेंस प्रिविलेज एंड लीडरशिप, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रिविलेज होता है ना, ये जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं या फिर हाईली जो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी से, या जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल दिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी का या फिर राजसमंद के जो एमपी हैं दिया कुमारी जी, तो उनका एग्जांपल देते हुए मैं आपको समझाया कि कैसे जो एक प्रिविलेज सोसाइटी है, प्रिविलेज जो क्लास के लोग हैं उनको ही मौका मिलता है एज ए वुमेन टू रिप्रेजेंट इन पॉलिटिक्स। तो अब ज़रूरत है उन सभी लीडरशिप रोल्स को चेंज करने की एंड ऐसा कुछ चेंजेस लाने की जहाँ पे जो आम तबके के जो वुमेन्स हैं वो भी अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकें इन पॉलिटिक्स। द आर्टिकल ट्रेसेस द इशू ऑफ प्रिविलेज अमंग वुमेन टू हु अज्यूम लीडरशिप रोल्स इंक्लूडिंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन, इन्फ्लुएंस, मेंटर और फैमिलीज। जैसे कि बताया कि जिनके पास एक्सेस होता है हायर एजुकेशन का, यानी कि ये जो मैंने आपको जो नेताज बताया ये बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ लिखे, दे आर हाईली एजुकेटेड, इन्फ्लुएंशियल मेंटोर्स है, प्लस साथ ही में जो फैमिलीज हैं वो हाईली इन्फ्लुएंशियल हैं और इसी के कारण जो उनको एक मौका मिलता है वो एक बहुत ज़्यादा होता है। अपोजिशन टू रिजर्वेशन में बताया गया है कि कैसे उस समय पे सरोजिनी नायडू और बेगम जनारा शाहनवाज का जो एग्जांपल देते हुए बताया गया कि कैसे उस समय पे डिस्क्रिमिनेटरी और फेवरेबल ट्रीटमेंट बेस्ड किया गया था उस जेंडर के गैप पे। तो उस रिजर्वेशन का जो गैप है उसको कम करने की बात बताई गई है। उसके साथ ही रिग्रेशन व्यूज़ दिए गए हैं कि कैसे इट प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ अपोजिशन टू वुमेन रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कंसर्न्स अबाउट रिड्यूस स्पेस फॉर मैन इन पैट्रियार्कल सोसाइटीज़। तो एग्जांपल देते हुए समझाया गया कि कैसे एक ओपोजिशन है, एग्जांपल ऑफ अपोजिशन टू वुमेन रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कंसर्न्स अबाउट रिड्यूस स्पेस इन मैन पैट्रियार्कल सोसाइटी। बट ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे जो प्लस पॉइंट देखे वहीं कुछ नेगेटिव पॉइंट ऐसे भी हैं जहाँ पे जो पैट्रियार्कल सोसाइटी के जो लोग हैं वो इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं कि कैसे वुमेन का जो रिजर्वेशन है इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। बट ये एक कहते हैं ना कि निचली सोच का जो स्तर है वो दिखाया गया है कुछ लोगों द्वारा। बट स्टिल क्लोजिंग द जेंडर गैप देते हुए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि कब ज़रूरत है, जैसे हमने उठाया कि वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो जैसे हमने सामने लाए, वहीं ज़रूरत है कहीं और ज़्यादा ऐसी पॉलिसीज़ की, कुछ ऐसे और स्टेप्स उठाने की जहाँ पे हम जो वुमेन रिजर्वेशन जो चीज़ है या फिर जेंडर गैप है इसको बिल्कुल क्लोज कर सकें आने वाले समय में। और अभी का जो मैं आपको डियर फ्रेंड्स बताऊँ कि इस आर्टिकल के अंदर ऐसे भी सजेस्ट किया गया था कि अगर इसी रेट से अगर हम चलते रहे तो लगभग मैं कहूँ 130 ईयर्स प्लस लगेंगे अगर हमको जेंडर इक्वलिटी लानी है। अगर इसी सेम स्पीड से अगर हम चलते रहे तो 130 ईयर्स तक वेट नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू डू इट मोर फास्ट। तो ज़रूरत है सरकार को कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने की जहाँ पे चीज़ों को थोड़ा और आसान बनाया जाए वुमेन्स के लिए एंड पार्टिसिपेशन जो है ओवरऑल लीडरशिप के अंदर बढ़ाया जाए। और बताया गया है कि कैसे जो ये इलाइट सोसाइटी के जो लोग हैं या फिर इलाइट सोसाइटी जो इलेक्ट होकर पॉलिटिक्स में आते हैं तो इनको ज़रूरत है थोड़ा इस चीज़ को समझने की कैसे जैसे वो प्रिविलेज हैं वैसे ही हर जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो प्रिविलेज नहीं है। दे नीड बूस्ट, उनको ज़रूरत है एक बूस्ट की, उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जितने भी जो वुमेन्स पॉलिटिशियंस हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है कि जितने वो प्रिविलेज्ड हैं, जितने उनको सुविधाएँ मिली है उतनी सबको नहीं है। तो उनको ज़रूरत है ऐसे स्टेप्स लेने की जहाँ पे जो नॉर्मल जो लोग हैं, जो नॉर्मल वुमेन्स हैं इन पॉलिटिक्स उनको थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा और पार्टीशन बढ़ाएं ताकि जो वुमेन को लेकर जो थोड़ा और अच्छे स्टेप्स हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू लिए जा सकें। वीडियो फ्रेंड्स ये था आज का पहला आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड आर्टिकल। आज का जो सेकंड आर्टिकल है द मालदीव्स द एवोल्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स जैसा आपको पता है हाल ही के अंदर मालदीव्स के अंदर इलेक्शन हुए हैं एंड उसी चीज़ को लेकर हम बात करेंगे कैसे जो इलेक्शन हुआ है वो इम्पेक्ट करेंगे इंडिया के साथ रिलेशंस। फ्रेंड्स मालदीव्स डेमोक्रेसी की बात करें तो हाल ही के अंदर जैसा कि आपको पता है कि पुराने समय में यानी कि आज से अगर मैं एक डिकेड पहले की बात करूँ तो वहाँ पे कुछ मालदीव्स के अंदर कोई ऐसे डेमोक्रेटिक रूल नहीं था। वहाँ पे एक ही प्रेसिडेंट बने हुए थे एंड हील के जो अब्दुल गयोम है वो 1978 से लेकर 2008 तक वही प्रेसिडेंट रहे थे। तो ऐसे में एक जो डेमोक्रेसी है उसका तो कोई नामो निशान था ही नहीं। बट स्टिल अभी जो इलेक्शन हुआ है 2023 के अंदर तो इससे एक पता चलता है कि जो फेयर एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं तो उसके कारण ये पता चलता है कि एक डेमोक्रेसी जो है वो बनती हुई नजर आती है मालदीव्स के अंदर। द आर्टिकल कमेंट्स द मालदीव्स फॉर होल्डिंग अनदर फ्री एंड फेयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विच एनहेंस इट्स इंटरनेशनल प्रेस्टीज। तो अभी के अंदर हाल ही में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं मालदीव्स के अंदर तो उसके कारण जो एक जनता का जो जान है वो देखने को मिला है। एंड जब किसी देश के अंदर एक
सी इस्टेब्लिश होती है तो इंटरनेशनली उसका जो प्रेस्टीज है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। ट्रांजिशन ऑफ लीडरशिप की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब्दुल गयूम जो थे वो थे 1978 से 2008 तक प्रेसिडेंट। उसके बाद बने अब्दुल्ला यमीन 2013 से लेकर 2018 तक, जो कि एक प्रो चाइना लीडर थे। वहीं इब्राहिम सोलोही जो थे 2018 से 2023 तक, वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनाई थी अपनी फर्स्ट इंडिया पॉलिसी। एंड अभी जो 2023 के अंदर मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, मोहम्मद मुइज़ू जो हैं वो हाल ही में नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो कैसा देखा आप लोगों ने कि जो एक डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे इंप्रूव हुई है मालदीव के अंदर। तो इट कम्स द सीक्वेंस ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड देयर टर्म्स। तो बताया गया कि कैसे ये जो प्रेसिडेंशियल टर्म्स था वो चेंज होते होते टिल नाउ अब डेमोक्रेसी आ चुका है, जहाँ पे एक ही नेता का रूल था, अब जाके कहीं ऐसे फेज में मालदीव पहुंचा है जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। उसके कारण जो एक नेता है या प्रेसिडेंट है वो एक फेयरली चूजन नेता है। रीजन फॉर द इनक्यूबेंट डिफीट बात करें कि जो इब्राहिम सोलिही थे उनकी डिफीट का कारण क्या रहा, क्योंकि वो एक प्रो इंडियन थे, तो इसके कारण एक 3 रीज़न दिए गए हैं। पहला रीज़न तो ये कि हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ऑफ इनकम्बेंट्स नॉट बीइंग री इलेक्टेड, कि अभी तक की हिस्ट्री की बात करें दोस्तों कि जो पुराने नेता थे या फिर पुराने जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वापस से अपना जो ऑफिस है वो कंटिन्यू क्यों नहीं किया। तो उसके पीछे 3 मालदीव के जो रीजंस हैं या फिर 3 जो रीजंस हैं मालदीव की हिस्ट्री से रिलेटेड, वो बताया गया है कि कोई भी नेता आज तक जो है री इलेक्ट होकर नहीं आया। तो पहला है तो यही रीज़न है कि जो इब्राहिम सोलिह थे वो वापस इलेक्ट होकर नहीं आए। दूसरा था कि पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट्स जो है ना, कि 1-2 पार्टी हैं अलग अलग। तो एक पार्टी कहती है कि हम प्रो इंडिया है एंड अदर कहती है कि नहीं हम प्रो चाइना है। तो ऐसे में कुछ जब एक डिफ्रेंशिएशन आ जाता है तो किसी भी पार्टी का चूज़ होकर आना यानी कहीं मुश्किल नज़र आता है। वहीं तीसरा जो कारण बताया गया है कि एब्सेंस ऑफ करिश्मेटिक लीडर मोहम्मद नशीद। तो मोहम्मद नशीद एक काफ़ी वेल नोन लीडर थे वहाँ के, तो जब उनकी एब्सेंस हुई या फिर वो जब उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसके कारण जो एक प्लस पॉइंट था उनकी पार्टी को वो नहीं मिला, और इसके कारण जो इब्राहिम सोलिह थे वो इलेक्शन हार गए और मोहम्मद मुइज़ू जो हैं वो प्रेसिडेंट नए इलेक्ट होकर आए हैं। इनकमिंग प्रेसिडेंशियल मोहम्मद मुइज़ू, जैसा कि बताया कि मैंने कि जो नए प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू, द मेयर ऑफ कैपिटल सिटी माली का जो आज का सवाल था उसका आपको एक आंसर तो यही मिल गया। Emerge as the winner of election, he will be sworn as the new president next month. The article suggests that he may focus on domestic development priorities. अब जब मोहम्मद मुइज़ू जब नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं मालदीव के, तो वो अब जो फोकस है उनका वो रहेगा डोमेस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर। फॉरेन पॉलिसी की बात करें दोस्तों, तो अब 3 रास्ते हैं मिस्टर मुइज़ू के पास में कि या तो वो एक इंडिया फर्स्ट पॉलिसी जो है उसको अपना ले जो पहले के नेता थे, यानी पहले के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर इब्राहिम सोलिह उनकी तरह, या फिर अपना जो रुख है एक उस तरफ अपना ले कि वो प्रो चाइना बन जाए, या फिर रिवर्ट टू द इंडिया आउट कैंपेन ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट यमीन। जो पहले के जो मैंने आपको बताया ना कैसे अब्दुल्ला यमीन जो थे 2013 से 18 तक के प्रेसिडेंट, वो एक प्रो चाइना लीडर थे। तो या तो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अपना ले इब्राहिम सोलिह की तरह, या फिर अपना ले अब्दुल्ला यमीन की तरह एक इंडिया आउट कैंपेन, या फिर एक ऐसा रास्ता जो दोनों ही देशों को बैलेंस करके चल सकता है। ये 3 ऑप्शन हैं मिस्टर मुइज़ू के पास अपनी जो पार्टी है या फिर अपने जो इलेक्शंस के बाद में जो एजेंडा चूज़ करने वाले हैं, इन तीनों में से कोई भी एक वो एजेंडा चूज़ कर सकते हैं। चेंजिंग रीजनल डायनेमिक्स, अब जो रीजनल डायनेमिक्स है वो तो बिल्कुल चेंज होगी। इसके कारण हमें देखने को मिलेगा कि जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो एक कहीं ना कहीं फेलियर की ओर ज़्यादा नज़र आता है। इसके कारण जो डायनेमिक्स है यानी कि जो इफेक्टिव जो एक था ना रोल चाइना का मालदीव की ओर, वो कम होता हुआ नज़र आता है। और इवॉल्विंग पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड गल्फ, जैसे कि हमने देखा कि G20 के अंदर कैसे यूरोप को और इंडिया को जोड़ने की बात की गई थी थ्रू ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं उनके द्वारा। तो जैसा आपको पता है कि मालदीव भी उसी रीजन में आता है, तो अब ज़रूरत है एक मालदीव को ऐसे स्टेप्स उठाने की जहाँ पे उसको साफ जब नज़र आता है कि कैसे चाइना का जो BRI इनिशिएटिव वो ख़त्म होते हुए नज़र आता है, प्लस जहाँ दूसरी तरफ जो है जो इंडिया का एक इवॉल्विंग रिलेशन है इन द गल्फ कंट्रीज़ वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो इतना जब साफ क्लियर पिक्चर है आपके पास में, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक मालदीव को एक चूज़ करने में कहीं आसानी होगी। इंडिया का रोल क्या है? इंडिया का रोल बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है बिकॉज अभी नेबरिंग कंट्री है
प्लस इसके साथ में इट एम्फसाइज इंडिया सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट वर्क ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं मालदीव्स के, आपको बता दिए फ्रेंड्स, मालदीव्स जो एक हाईली जो टूरिस्ट कंट्री है, उसके अंदर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। आज जैसा कि आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, ये काफ़ी फेमस पिक्चर है मालदीव्स की। तो इसके कारण बहुत सारे टूरिस्ट जब वहाँ पे आते हैं तो लोग जो है, तो लोग उन लोग जो यानी कि जो मालदीव्स के लोग हैं वो ट्रेनिंग के लिए इंडिया आते रहते हैं, टूरिज़्म के लिए, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो यूथ जब आता है तो उनको सपोर्ट करने का या फिर ट्रेनिंग देने का जो इंडिया का रोल है वो एक बड़ा नज़र आता है। साथ में रीजनल कोऑपरेशन की बात करें दोस्तों, तो बिम्स्टेक या फिर जो कहते हैं ना कि बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक, तो इसके अंदर अच्छा खासा रोल है मालदीव्स का एंड इंडिया का। तो अब मालदीव्स की चॉइस है कि उसे या तो डूबते हुए जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसकी तरफ जाना है, या फिर इंडिया का उभरता हुआ रोल है इन यूरोप एंड इन गल्फ कंट्रीज़ या फिर उसके साथ जाना है। वैसे ही बिम्स्टेक के अंदर काफ़ी जो ब्लू इकोनॉमी को लेकर या फिर जो सिक्योरिटी है, कंबाइंड सिक्योरिटी, उन सब चीज़ों को लेकर बात करना चाहता है मालदीव्स। तो चॉइस अब मालदीव्स की है, उन्हें क्या चूज़ करना है। तो ये चीज़ें बताई गई है कि कैसे फ़ायदा हो सकता है अगर मालदीव्स इंडिया की ओर आता है, क्योंकि बिम्स्टेक है या फिर ब्लू इकोनॉमी है, सभी चीज़ों पे मालदीव्स एंड इंडिया के साथ बात कर सकता है। ब्रिजिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल अब ज़रूरत है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जो पुरानी चीज़ें थी उन सभी को बुला के अब जो नई चीज़ें हैं, यानी कि मालदीव के साथ सामने अब एक ऐसा वे खुला हुआ है जहाँ पे वो अपने देश को थोड़ा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बना सके, थोड़ा और सिक्योरिटी वाइज स्ट्रॉन्ग कर सके। वहीं अब जैसा टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी है तो उसको थोड़ा और मजबूत करने की ज़रूरत मालदीव्स को है, और इसके कारण मालदीव्स को एक सोच समझ कर एक बढ़िया जो डिसीजन है वो लेने की ज़रूरत नज़र आती है। एंड उसी के अंदर बात की गई है कि कैसे कि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में एक ट्रस्ट बढ़ाने की ज़रूरत है थोड़ा और। इंकरेजिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन टू टेक ग्रेटर इंटरेस्ट इन नेबरिंग नेशन। अब इंडिया को भी ज़रूरत है कि अपने जो नेबर है उनको थोड़ा और सपोर्ट करे इन सिक्योरिटी एंड इन इकोनॉमी। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेकंड आर्टिकल। आई होप कि आपको दोनों ही आर्टिकल समझ में आए होंगे। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आर्टिकल्स। सात्विक एंड चिराग शेट्टी कंबाइंड ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे इंडिया के शटलर्स हैं सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी, वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे आ गए हैं। उसके साथ में मैंने कंग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम। जो दूसरा आर्टिकल है, जो दूसरा हेडलाइन है, वो है बांग्लादेश इनॉग्रेटेड द 82 किलोमीटर पद्मा ब्रिज रेल लिंक। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके द्वारा जो बांग्लादेश के अंदर पद्मा ब्रिज रेल लिंक जो बना है, बांग्लादेश का सबसे लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो बन के ख़त्म हुआ है। एंड जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की शेख हसीना, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इस ब्रिज को। वहीं तीसरी हेडलाइन है कि फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान मिशन शेड्यूल ऑन अक्टूबर 21। इसरो ने अनाउंस की है डेट 21 अक्टूबर टू टेस्ट फ्लाइट गगनयान मिशन। एंड 9 वर्टिकल्स आइडेंटिफाइड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज। जो हमारे CDS हैं जनरल अनिल चौहान साहब, उन्होंने बताया कि 9 वर्टिकल्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं सर्विसेज। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज की हेडलाइंस। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी, चाहे वो आर्टिकल्स हो, चाहे वो थॉट हो, या फिर हमारे हेडलाइंस। सो फ्रेंड्स, दैट्स अप टुडेज एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। अगर आपको कोई सवाल है, कोई सजेस्ट है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। But anyways, this is Rupendra Shekhawat signing off. Jai Hind, and I'll see you in the next one.